हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में जो 9 प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स किस सिचुएशन में आपको ख़राब रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपके पास आपका बर्थ चार्ट नहीं भी है फॉर एग्जांपल, तो आप कुछ ऐसी साइंस या सिम्टम्स देख के आप चेक कर सकते हो कि ये प्लैनेट जो है ये आपको ख़राब रिजल्ट दे रहा है। और कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो कि जिसमें शायद कुछ आपका मॉनेटरी कोई भी खर्चा भी नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोगों के लिए शायद वो रेमेडीज़ एफ़र्ट वाइज इतनी महंगी हो जाएंगी कि शायद वो एफ़र्ट ही नहीं लगा पाएंगे उनको करने के लिए, क्योंकि वो एफ़र्ट जिस दिन वो लगा देंगे तो वो प्लैनेट उनको रिज़ल्ट ख़राब देना बंद कर देगा। तो आज हम सारे जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सबके लिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो सिम्टम्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जिससे आप ये बता सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट ख़राब ही बैठा होगा, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। और फिर उनकी रेमेडीज़ की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सन से, रॉयल प्लैनेट से। तो सन जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे मेटाफिज़िक्स में सन को राजा बोला जाता है, क्योंकि सन जो है एक राजा को रिप्रेजेंट करता है। तो राजा का मतलब ये होता है कि एक अथॉरिटेटिव पर्सन, राजा के पास पावर्स होते हैं, तो इट मीन्स कि राजा एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। नो डाउट आज के टाइम पे ये कैटेगरीज या ये डेजिग्नेशंस नहीं हैं, बट जो भी आज के टाइम पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी फैमिलीज़ है, वहाँ पे जो भी इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होता है, जिसके डिसीजंस से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एक सन ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिन लोगों को भी ऐसे अथॉरिटेटिव लोगों से प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे पर्सन से प्रॉब्लम आ रही है जो कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली उनका वो अथॉरिटेटिव पर्सन से उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही, उनको उनके सन से प्रॉब्लम आ रही है। और उसी टाइप से जैसे हम अपनी फैमिली में बात करें, तो हमारी फैमिली में कोई एक ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन ज़रूर होता है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारी फैमिली चलती है। यूजुअली वो फादर्स होते हैं या हेड ऑफ़ द फैमिली में ग्रैंडफादर हो सकते हैं। तो वो भी सन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उनके ही रूल्स से घर चलता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से ही फैमिली सर्वाइव करती है। तो इसीलिए सन को फादर का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो फादर उसी राजा की कैटेगरी में है जो कि पहले टाइम पे एक अथॉरिटेटिव पर्सन राजा को बोला गया, आज के टाइम पे अथॉरिटेटिव पर्सन एक बॉस को बोला गया, या घर के जो हेड ऑफ़ द फैमिली फादर को बोला गया। तो जिन लोगों को भी फादर से प्रॉब्लम आती है, या जिन लोगों को भी ऐसे लोगों से जो अथॉरिटी पे है उनसे प्रॉब्लम आती है, तो बेसिकली उनके चार्ट में कहीं ना कहीं आपको सन जो है एफ्लिक्टेड ही मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली सन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सन से ही सीखना है कि हमें क्या करना है। तो सन हमें क्या सिखाता है? अगर हम देखें अकॉर्डिंग, अगर हम नेचर से सीखें तो सन हमें क्या सिखाता है? सन हमें सिखाता है सेल्फलेस बनना। अगर हम राजा का कॉन्सेप्ट भी देखें तो राजा भी हमें सिखाता है सेल्फलेस बनना। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो अपने लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए जीता है। प्रजा के लिए मतलब ही इज़ लिविंग फॉर अदर, मतलब दूसरे लोगों के लिए। तो आपको सेल्फलेस बनना होगा इस सिचुएशन में। आपको अपने बेनिफिट से ज़्यादा ये देखना होगा कि मैं दूसरे को कैसे किसी सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकता हूँ। जैसे ही आपके अंदर ये थॉट आएगा कि मुझे किसी और के लिए भी हेल्प करना है, किसी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इंसान फंसा है, तो मुझे सिर्फ अपना ही बेनिफिट नहीं देखना है, मुझे उस इंसान की हेल्प भी करनी है। जैसे घर का जो मुखिया होता है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि आपके फादर हैं, तो वो एक ऐसे सेल्फलेस इंसान होते हैं जो कि अपनी फैमिली को अपने से पहले रखते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको बेनिफिट्स, उनको कंफर्ट्स देने के लिए। तो वही आपको फीलिंग, वही आपको जो है एक बिहेवियर पैटर्न अपने अंदर लाना है कि आपको ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हो, तो आपको सेल्फलेस होके हेल्प करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है अपनी सेल्फ प्रेजिंग से बचना है। जितनी ज़्यादा आप खुद की तारीफ़ करते हो, उससे उतना ही सन मैलिफिक हमारे बर्थ चार्ट में दिखाई देता है। जो लोग बहुत एक्सट्रीम सेल्फ प्रेजिंग करते हैं उनका सन बहुत डैमेज्ड होता है। इस केस में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि लेट योर एक्शन स्पीक।
आप अपने काम को बोलने दीजिए, क्योंकि जब हमारा काम बोलता है तो हमें उसके आगे सारे वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं। फिर आपको किसी को ये प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा कि आपकी वर्थ क्या है। तो इस केस में यही बोलूँगी कि अवॉइड सेल्फ प्रेजिंग, अपनी खुद की तारीफ़ करने से बचिए अगर आपको अपना सन मजबूत करना है तो। थर्ड फैक्टर आई वुड से कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अब आप देखो कि जो राजा है उसके पास जितने भी उसके दिन के जितने भी काम है वो सब स्केड्यूल्ड है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे उसने कुछ भी कर लिया, किसी भी टाइम पे वो कहीं भी चला गया, ऐसा नहीं है। ही हैज़ टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्केड्यूल, उसका एक पर्टिकुलर स्केड्यूल होता है। तो वही चीज़ आपको अपने लाइफ में लेके आनी है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली तो नहीं, बट ये है कि आपको इतना तो आप कर सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप खाना खा रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप सो रहे हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जा रहे हो, आप लंच कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करो। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये है कि आप एक स्केड्यूल ऐसा बना लो कि हाँ ये पैटर्न फिक्स हो जाए हमारी लाइफ में। इतने बजे सोना है तो इतने बजे सोना ही है, इतने बजे वॉक पे जाना है तो इतने बजे वॉक पे जाना ही है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओगे, आप फील करोगे कि आपकी पर्सनालिटी में आप खुद ही एक चेंज फील करोगे। जैसे ही आप अपने अथॉरिटेटिव फिगर्स को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, अपने फादर को या कोई भी पर्सन जो अथॉरिटी में है, जब भी आप उनको रिस्पेक्ट, उनके लिए आपको कभी भी अपने मन में ग्रजेस, अपने मन में डिसरिस्पेक्ट नहीं रखना है। क्योंकि इस टॉपिक में बाद में आऊँगी कि अगर आपको किसी से कोई नेगेटिव इमोशन अगर आपका किसी के साथ जुड़ा है तो उसको कैसे डील करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने मन में किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखने हैं, क्योंकि एट द एंड वो ग्रजेस किसी और को नहीं, आपको ही इफेक्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो आप सन के लिए कर सकते हो, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, अपने सेल्फ प्रेजिंग से बचना है, और जो है जो भी लोग अथॉरिटेटिव फिगर्स में हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो लोग उस अथॉरिटी पे पहुंचे हैं, क्योंकि उनका सन बहुत स्ट्रांग है, वो सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बेसिकली उस पर्सन को नहीं, आप सन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट रॉयल प्लैनेट मून के ऊपर। तो मून जो है, मून अगर हम देखें हमारी एस्ट्रोलॉजी में, मून कंफर्ट, मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो मदर से हम क्या डिनोट कर सकते हैं? मदर एक शेल्टर है, बेसिकली एक कंफर्ट का शेल्टर है, जो कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। एक शीतलता जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ठंडक जो कि इंसान अगर सोचे कि मुझे लाइफ में कोई भी नहीं समझ आता तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी मदर मुझे समझेगी। तो एक ऐसा इमोशन मून के साथ जुड़ा है, एक ऐसा कंफर्ट मून प्लैनेट के साथ जुड़ा है। तो यूजुअली जिन लोगों के चार्ट में मून ख़राब मिलेगा आपको, उन लोगों की लाइफ में क्या होगा कि वो हर चीज़ से इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनको हर एक सिचुएशन में इमोशनल ट्रॉमा मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हर चीज़ से इतना ज़्यादा ओवरली अटैच हो जाते हैं कि वो उस ट्रॉमा से खुद को बचा ही नहीं पाते हैं। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग साइन जो है मून किसी भी चार्ट में ख़राब होने का जो साइन है वो ये है कि ऐसे लोगों को क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को ना बहुत छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मतलब किसी सिचुएशन पे अगर कोई खुशी वाली बात है, कोई गम, कोई गुस्से वाली बात, मतलब उनको हर सिचुएशन में सबसे पहले क्राइंग स्पेल्स आएंगे, उनको रोना आएगा सबसे पहले। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून ख़राब है तो ये आपके साथ होगा ही होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस वजह से इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि इंसान जो है धीरे धीरे एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। तो जो मून है इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं? वो हम ये कर सकते हैं कि हमें जो मून के एलिमेंट्स हमारी डेली लाइफ में है, हमारे अराउंड सोसाइटी में या हमारे घर में या नेचर में, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, हमें उन्हें वैल्यू करना है। तो मून का सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है वाटर। अब वाटर अगर आप देखो तो पंच महाभूत में वाटर को बहुत सीक्रेट माना गया है। वाटर आप देखो कि जितनी भी हमारी पूजा होती है या कुछ भी हम अगर सेक्रेट करते हैं तो हम वाटर को ज़रूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ही सेक्रेट है। तो इसी एलिमेंट को ध्यान रखते हुए, इसी पैरामीटर को ध्यान रखते हुए आपको अपनी डेली लाइफ में ये कोशिश करनी है कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको पानी वेस्ट नहीं करना है।
आपको अगर पानी पीना है तो आप अपनी प्यास के अकॉर्डिंग लीजिए, सो दैट जो आपके गिलास में आपका जूठा पानी बच रहा है वो आपको फेंकना ना पड़े। दूसरी बात ये है कि किसी भी जो वाटर बॉडीज़ दिखती हैं हमारे आसपास, चाहे वो कोई नदी है, चाहे वो कोई ओशन है, चाहे वो कोई पॉन्ड है, कोशिश कीजिए कि आप उसको गंदा नहीं कर रहे हैं, और हो सके तो उसकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसे गंदा तो मत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कर्म जुड़ जाता है चंद्रमा के साथ। जब भी हम किसी ऐसी नेचुरल बॉडी को पॉल्यूट करते हैं तो ये चंद्रमा के साथ एक बहुत बड़ा कर्म जुड़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वाटर एलिमेंट को वेस्ट नहीं करना है। आप डेली लाइफ के अंदर जितना वाटर सेव कर सकते हैं, जितना वाटर को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जितना वाटर के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, उतना ही आपका चंद्रमा बेनिफिट होता चला जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ के अंदर आप वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। कोई आपने वाटर यूज़ किया कपड़े धोने के लिए तो आपने उसे ही क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लिया। आपके घर पे अगर 10 बाल्टी लग रही है घर साफ़ करने के लिए तो आप उसे रिड्यूस करके 5 पे ले आइए, 3 पे ले आइए। आप फॉर एग्जांपल आप कोई सब्जी या दाल कुछ भी ऐसे वॉश कर रहे हैं तो उसका जो वॉश किया हुआ पानी है उसे ही प्लांट्स में दोबारा डाल दीजिए, सो दैट आप थोड़ा करके आप वाटर सेव कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो ये जब आप करोगे तो आप फील करोगे, जैसे ही आप वाटर को इस टाइप से इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे कि वो एक लिविंग बीइंग है। जैसे कि हम दूसरे लोगों को जैसे हम ट्रीट करते हैं, हम ऐसे ही उस एलिमेंट को ट्रीट कर रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हम उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में जो मून एलिमेंट है वो भी धीरे धीरे बेनिफिट होता चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स देना बंद कर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मून मदर रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में एज अ मदर फिगर है, ज़रूरी नहीं सिर्फ आपकी मदर के लिए, बट जो भी ऐसी फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में है जहाँ से आपको कंफर्ट फील होता है, जहाँ से आपको शेल्टर फील होता है, हो सकता है वो आपकी सिस्टर हो सकता है वो आपकी मदर ही हो सकता है वो कोई मदर लाइक ही लेडी हो, तो आपको उनको कभी भी हर्ट नहीं करना है। थर्ड थिंग इज़ कि आप क्या कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में जो है वाटर ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं आप, कि जब भी आप पानी पी रहे हैं या जब भी आपके आसपास पानी है, फॉर एग्जांपल आप नहा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, तो प्रैक्टिस कीजिए वाटर ग्रैटिट्यूड करना। वाटर ग्रैटिट्यूड आप सर्च आउट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। उसमें उस टेक्निक में क्या होता है कि आप जब भी फॉर एग्जांपल आप पानी पी रहे हो तो आप एक्चुअली क्या है, जो वाटर हमारा आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसमें क्या है कि जो वाटर है वो एनर्जी कैरियर का काम करता है, इस तरीके से कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वो चीज़ें और एज ए मीडियम काम करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं अपने पानी के गिलास के आगे, और आप फील करोगे कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहे हो। तो ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है ये आप कर सकते हो मून के लिए। इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। जब भी आप अपने रेगुलर लाइफ में जब भी पानी पी रहे हो, आप ग्रेटफुल फील कीजिए कि आपको ये लाइफ मिली है, आपको ये सिचुएशन मिली है, आपकी हेल्थ अच्छी है। मतलब ट्राई टू अपनी लाइफ की जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो पानी के आगे बोलना शुरू कीजिए और फिर उस पानी को आप पीजिए। देन यू विल फील स्लोली कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो भी अपनी ध्यान के टाइम पे पानी अपने साथ लेके चलते थे। ये सेम फंडा है बिल्कुल, कि जो पानी है वो आपकी जो भी आप पानी को दे रहे हो उसे एम्पलीफाई करेगा एज अ मीडियम। तो आप जब भी पानी पीते हो मेक श्योर आप अपने पानी को अपने सामने रख के और कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीज़ें बोलने की जिसमें आपका ग्रैटिट्यूड दिखे इस नेचर की तरफ, किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ जहाँ पे आप ग्रेटफुल हैं। तो ये मून के रिगार्डिंग था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। तो मरकरी अगर आप देखो हमारे बर्थ चार्ट में 3rd और 6th हाउस को रूल करता है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि किसी के चार्ट में मरकरी कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, तो अगर बुरा काम कर रहा है तो आपको ऐसे लोगों के साथ कुछ पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। क्या फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि ऐसे लोग जिनका मरकरी ख़राब होता है वो यूजुअली किसी की भी बात सुनने से पहले उनकी बात बीच में काट देते हैं।
ये एक बहुत फ्रीक्वेंट सिम्टम है किसी के चार्ट में मरकरी ख़राब होने का, कि वो किसी की भी बात बीच में काट देंगे। दूसरी चीज़ है, ऐसे लोग एब्यूज़िव होते हैं, क्योंकि मरकरी हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव हो जाते हैं। अगर एब्यूज़िव नहीं भी है तो उनकी ज़ुबान से हमेशा नेगेटिव चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली ही आप सुनोगे। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी बात आपको ऐसा लगता है कि वो बात अच्छी बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुनने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो टोन है, उसकी जो वर्ड्स की सिलेक्शन है, वो इतनी नेगेटिव है कि आपका मन नहीं करता उसको सुनने का। तो ये कहीं ना कहीं मरकरी इफ़ेक्ट दिखाता है कि मरकरी आपका इफ़ेक्ट जो बर्थ चार्ट में है वो ठीक नहीं है, वो मैलेफिक है, या किसी भी गलत पोजीशन में बैठा है या वीक है। तो दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो कि जिन लोगों का मरकरी ख़राब होता है, आप नोटिस करोगे ऐसे लोग बिचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई ज़्यादा करते हैं। इंस्टेड अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो फेस टू फेस जाके सिचुएशन को क्लियर नहीं करते हैं, वो पीठ पीछे ही सिचुएशंस क्रिएट करके, गॉसिप करके उस चीज़ से ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका मरकरी ख़राब होता है। दूसरी थर्ड सिम्टम जो आपको मरकरी वीक लोगों के बर्थ चार्ट में, वीक लोगों के लाइफ में जो सिम्टम दिखेगा वो ये दिखेगा कि ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। ऐसे लोगों की कई बार अगर कोई गलती ना भी हो तो भी ये दो लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरे जिनका कोई रोल ही नहीं है, ये फ्री में बदनाम हो जाते हैं। ये मरकरी करवाता है कई बार कि आपका कोई इंडल्जेंस ही नहीं था किसी सिचुएशन में, बट आप 100% इंक्लूड हो जाते हो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कि ये बंदा भी 100% इन्वॉल्व है, जबकि आप नहीं होते हो। तो ये ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई बार इंसान के साथ होती है जिसके चार्ट में मरकरी इफेक्टेड होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसी रेमेडीज़ जो कि आप अपनी डेली लाइफ में या नेचर में रह के कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच पे ध्यान रखना है, आपको अपनी स्पीच की अवेयरनेस रखनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो भी आप चीज़ बोलते हो वो पहले आपके माइंड से होकर आती है। तो आपको सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होगा, किसी दूसरे के माइंड पे, किसी दूसरे के सोल पे उस वर्ड का क्या असर होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी की कही हुई बात या किसी के कहे हुए वर्ड्स कभी लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाते हैं। तो आप सोचो कि किसी की लाइफ में अगर आप इतना बड़ा ट्रॉमा क्रिएट कर दे रहे हो, तो सोचो आप कितने नेगेटिव इंसान हो जाओगे अगर आप किसी को इतना बड़ा ट्रॉमा सिर्फ एक वर्ड से दे रहे हो। तो सोचो, इट इज़ सच अ बिग कर्मा। तो सबसे पहले आपको अपने स्पीच पर ध्यान देना है। बी अवेयर कि आपकी ज़ुबान से कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड, कोई एब्यूजिव वर्ड ना निकले। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करके आप इसे बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। आई नो ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बट ये है कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और जैसे ही आप इसके रिज़ल्ट्स देखना शुरू करोगे तो आपको और मदद मिलेगी इस चीज़ को और फॉलो करने में। दूसरा ये है कि आपको कभी भी किसी की कही सुनी बात पे कोई एक्शन नहीं लेना है। यूजुअली जो मरकरी वाले लोग होते हैं, कई बार इन्हें कान का कच्चा बोला जाता है कि ये कोई चीज़ पूरी सुनते नहीं, क्योंकि बीच में बात काट देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी रॉन्ग फैक्ट कहीं आगे ले गए, उस चीज़ की वजह से एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ऐसे लोगों को ना आई वुड से कि गुड लिसनर बनना चाहिए। गुड लिसनर इन द सेंस कि आप पहले हर एक सिचुएशन का हर एक पहलू अच्छे से जानो, फिर कोई डिसीजन लो, फिर आप किसी के बारे में कुछ बोलो। जब तक आपको दोनों सिचुएशंस का कुछ पता नहीं है, आपने दोनों को अच्छे से सुन नहीं लिया है, तब तक आप ना ही कोई जजमेंट दो, ना ही किसी के लिए कुछ बोलो। अनटिल अनलेस आपसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, आपको ज़्यादा अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं एज आई सेड। तो आपको हमेशा अपने लॉजिक्स क्लियर करके उसके बाद ही आपको किसी सिचुएशन में किसी को कोई एडवाइस देनी है या कुछ बोलना है। अदरवाइज़ आपको नहीं घुसना है किसी भी वर्बल सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी इल्ज़ाम लग जाते हैं किसी भी सिचुएशन में फंस कर। तो ये मरकरी के लिए आप कर सकते हैं कि आप अपनी स्पीच को सुधारें, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलने से बचें। और दूसरा ये है कि अपने लॉजिक्स क्लियर रखें हर सिचुएशन को लेके। कभी भी बिना किसी सिचुएशन को जाने कभी भी किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना है आपको। हमेशा किसी सिचुएशन का 100% जब तक आपको नहीं पता है, आप
समझने तक ही रखिए उस चीज़ को, लेट द लॉजिक्स बी क्लियर, उसके बाद कोई डिसीजन आप लीजिए। दैट्स ऑल फॉर मरकरी। थर्ड हमारे पास है जुपिटर। जुपिटर जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं। इट्स ए प्लैनेट ऑफ विजडम। गुरु तत्व जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। तो आप देखोगे कि जिस इंसान की लाइफ में जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में आप एक पैटर्न देखोगे कि ऐसे लोगों को ना कभी भी टाइम पे गाइडेंस नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कुछ एजुकेशन में करना है तो इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इन्होंने कोई गलत कोर्स सिलेक्ट कर लिया और उस कोर्स से इनको आगे जाके कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो डिग्री उनके लिए वेस्ट हो गई। या इनको किसी जॉब में जाना था, उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उन्हें पता ही नहीं था, कि कोई गाइड करने वाले नहीं था, वो गलत जॉब में घुस गए, उनका 1 साल 2 साल 3 साल ख़राब हो गया। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो मुझे करना ही नहीं था और मैं गलत आ गया। तो यूजुअली आप नोटिस करोगे ऐसे लोगों की लाइफ में गाइडेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई गुरु फिगर उनको ऐसा नहीं मिलता कि जो उनको ये बता सके कि ये गलत है ये सही है। दिस इज़ अ फ्रीक्वेंट पैटर्न, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा जिन लोगों के चार्ट में गुरु इफेक्टेड है। तो इसके लिए और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को जिनके चार्ट में जुपिटर इफेक्टेड होता है, सिर्फ लोगों को आप ये देखोगे कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस, आई वुड नॉट से कि हर चीज़ जो आप सुनते हो वो सही है, बट कुछ लोगों का क्या आदत होता है ना कि वो हर चीज़ में सबसे पहले फ्लॉज ही ढूंढते हैं। और इन लोगों का वो पैरामीटर स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा लगता है कि आप किसी चीज़ को सुनिए, किसी का कोई थॉट है आप उसे सुनिए, उसके बाद आप बोलिए कि हाँ ये अंधविश्वास है या ये सही है या गलत है। बट इन लोगों के साथ क्या होता है जिनका जुपिटर इफेक्टेड होता है, ये लोग सुनने से पहले ही कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे देंगे कि आपको लगेगा कि ये बंदा बोला ही क्यों। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिनके चार्ट में जुपिटर इफेक्टेड होता है। कुछ इनको जो कुछ एल्डरली पीपल जिनको आप बोलोगे कि मिडिल एज से ज़्यादा एज 50 60 70 प्लस जो लोग हैं, उन लोगों से कई बार ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जिन लोगों के चार्ट में जुपिटर ख़राब होता है। या उस एज के लोग कई बार इन लोगों की लाइफ में कुछ हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं जिन लोगों के चार्ट में जुपिटर इफेक्टेड होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बेसिक ऐसी रेमेडी जो आपको बिना कोई खर्चा किए आप कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला ये है कि आपको अपने घर में जितनी भी बुक्स हैं उनको कभी भी गंदा नहीं रखना है। आप कभी आप नोटिस करो कि आपके घर पे जहाँ पे भी बुक शेल्फ है या जहाँ पे भी आप बुक्स रखते हो, कोई भी कबर्ड है, कोई भी ओपन शेल्फ है, कहीं पे भी आपने बुक्स रखी हैं, मेक श्योर वो हमेशा एक क्लीन सरफेस पे है। बुक्स को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, उन पर कभी भी धूल नहीं जमी होनी चाहिए, कबर्ड्स में तो जाले नहीं जमे होने चाहिए। मेक श्योर कि उनको ऐसे ही रिस्पेक्ट मिले जैसे कि वो एक लिविंग एलिमेंट है। क्योंकि और दूसरा ये है कि जब भी आपको अपना जुपिटर इम्प्रूव करना है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जितनी भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये तीनों चीज़ें जब भी आपको कोई लेसन सिखाएं, कोई व्यक्ति आपको कुछ सिखा रहा है, कोई सिचुएशन आपको कुछ सिखा रही है, कोई ऑब्जेक्ट आपको कुछ सिखा रहा है, कई बार हमें कोई नॉन लिविंग चीज़ भी ऐसा लेसन दे जाती है कि शायद हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जब भी आपको कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन तीनों में से कोई भी आपको अगर कोई लेसन दे रहा है या आपने कुछ सीख लिया, अनविलिंगली भी आपने कुछ सीख लिया, या आपको किसी ने विलिंगली कुछ सिखा दिया, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, आपके बॉस ने, आपके घर पे किसी फैमिली मेम्बर ने, आपके किसी फ्रेंड ने, किसी से भी अगर आपने कुछ सीख लिया, मेक श्योर यू रिस्पेक्ट दैट गुरु तत्व इन दैट मोमेंट। क्योंकि आप देखो कि जो जुपिटर है वो कोई इंसान नहीं है, वो जो गुरु है वो गुरु तत्व है, वो एक एलिमेंट है जो कि किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो आपको उस एलिमेंट को रिस्पेक्ट करना है जिस भी फॉर्म में वो आपके पास है। अगर आपको कोई चीज़ कुछ सिखा रही है तो मेक श्योर आप उस चीज़ के लिए अपने मन में ग्रैटिट्यूड रखें कि मुझे इस चीज़ की वजह से ये सीखने को मिला है। किसी इंसान ने आपको कुछ सिखा दिया, मेक श्योर आप उसे इनफ थैंक यू करें, इनफ उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड शो करें कि इसने मुझे कुछ सिखाया है, मेरी लाइफ में इससे कुछ बेनिफिट हुआ या हो सकता है। मेक श्योर आप उस गुरु तत्व के लिए हमेशा थैंकफुल रहें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं।
दिस इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, गुरु को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो जैसे आपका जो घर है, फॉर एग्जांपल आपका 2 BHK 3 BHK 4 BHK, या आपका कोई घर ऐसे नॉर्मल जैसे गांव में विला टाइप जो भी घर रहता है आपका, मेक श्योर कि जो घर का बिल्कुल सेंटर पोर्शन है, बिल्कुल आपको वास्तु में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अंदाज़ा लगा के कि घर का जो बिल्कुल एक्सट्रीम सेंटर पॉइंट है, मेक श्योर वहाँ पे एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जो जुपिटर है वो हमारे वास्तु में जो घर का मिडिल एरिया होता है, बिल्कुल सेंटर एरिया, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेक श्योर उस जगह पे कभी भी क्लटर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर दैट स्पेस इज़ कम्प्लीटली एयर फ्लो हो रही है वहाँ पे, उसमें कोई भी गंदगी, कोई भी रुकावट, कोई भी बड़ा हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। मेक श्योर घर का सेंटर एम्प्टी रहे, वहाँ से एयर पास हो सके। दिस इज़ द थर्ड थिंग। और दूसरा ये है कि एल्डरली पीपल जो भी मिडिल एज से ऊपर हैं, 50-60 प्लस हैं, मेक श्योर आप उनको कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, कभी भी अपने वर्ड्स से उनको दुखी मत करें। और जितना हो सकता है, अगर आपकी किसी के साथ नहीं भी बन रही है या बन रही है, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट या आप किसी को हर्ट ना करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सब था गुरु से रिलेटेड। सो अब हम जाएंगे वीनस के ऊपर। वीनस बीइंग द प्लैनेट ऑफ डिज़ायर्स, शुक्राचार्य डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो हम क्या देखते हैं, जिन लोगों के चार्ट में वीनस इफेक्टेड होता है, हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि ऐसे लोगों का सबसे बेसिक ये है कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता है। ये चीज़ आप देख के ही बता सकते हो कि कई बार ऑड कॉम्बिनेशंस और कपड़े ऐसे कि मतलब इंसान अफोर्ड कर सकता है, बट फिर भी उसका कपड़े पहनने का जो उसका हुलिया है वो ठीक नहीं रहता है, फिर भी मतलब उसको तहजीब नहीं है बेसिकली कपड़े पहनने की। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स, बट ये है कि जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी कई बार ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो कि आप बोलोगे कि ये तो कोई सेंस ही नहीं है ड्रेसिंग की। तो ये चीज़ प्रोमिनेंटली दिखेगी ऐसे लोगों में जिनका वीनस वीक होता है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग यूजुअली जो हमारी फीमेल एनर्जी है, फीमेल पार्ट ऑफ द नेचर है, उसको यूजुअली ऐसे लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको उस एनर्जी को वो लोग बैलेंस आउट नहीं करते, उसको कम समझते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे लोगों की लाइफ में ये चीज़ आप फील करोगे कि ऐसे लोग यूजुअली अपने घर पे जो फीमेल्स हैं उनको सोचते हैं कि शी इज़ नॉट अ क्रिएचर, वो एक लिविंग बीइंग नहीं है, उनको उस तरीके का जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं। कई बार आप ये नोटिस करोगे ये चीज़, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए, ये फीमेल्स के केस में आप देखोगे, तो उन लोगों का वीनस स्पेशली बहुत ख़राब ही होता है। और कुछ सिम्टम्स आप देखोगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में एक पर्टिकुलर सिम्टम आप फील करोगे कि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, कई बार उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने घर पे दवाइयों का ढेर ला के रख लेते हैं, और उसमें से वो 1-2 डोज लेंगे और वो दवाइयाँ उनके घर पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। ये जिसके साथ भी होता है ये चीज़ उनके ख़राब वीनस को दिखाती है कि आपके घर पे दवाइयों का क्लटर हो जाता है। कई बार ये चीज़ वीनस और राहु दोनों ख़राब जब होते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि दवाइयों का क्लटर कई बार ऐसे लोगों के घर पे हो जाता है। तो क्या करना है आपको। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को कई बार जो हमारी लग्जरी आइटम्स हैं वो बहुत तंग करती है, व्हीकल्स बार बार ख़राब हो जाना, या कोई जो कंफर्ट्स की कमी हो जाना घर पे, ये चीज़ें आप फील करोगे वीनस जिसका भी ख़राब है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग ना जिनका वीनस ख़राब होता है वो लोग आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब एक फॉर एग्जांपल 4 लोगों का ग्रुप है तो उसमें हो सकता है एक इंसान ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सब बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। उसके बाद उन चारों में कोई एक ऐसा होगा जिसको कोई आई टू आई कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वही लोग होते हैं जिनका वीनस वीक होता है, क्योंकि वीनस एक ऐसी अट्रैक्शन देता है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जिस इंसान को आपको देखने का मन नहीं कर रहा है या वो उसको मैक्सिमम लोग इग्नोर कर रहे हो, तो आप समझ जाइए कि उसका वीनस कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है।
तो वीनस के लिए आप क्या कर सकते हो? वीनस के लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने घर पे दवाइयों का क्लटर नहीं रखना है। जो भी आपके घर पे यूज़लेस दवाइयाँ, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, सबसे पहले आपको उन्हें घर से निकाल देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वीनस जो है कहीं ना कहीं मनी को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द करेंसी, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द मनी इन अ वे कि आप उतना स्पेंड कीजिए कि जिस मनी से ख़रीदी हुई चीज़ें आप प्रॉपर वे में रख पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनको यूज़ कर पा रहे हैं। कोई चीज़ आपने लाकर रख दी और वो 1 साल 2 साल 3 साल से ऐसे ही पड़ी है, ये सब वीनस को कहीं ना कहीं ख़राब करती हैं। हाँ, अगर आपने कोई कुछ लिया, कोई कंफर्ट लग्जरी के लिए कोई चीज़ ली, आप उसको बहुत ध्यान से रख रहे हो, कोई ड्रेस है, कोई अप्लाइंस है, आप उसको बहुत ध्यान से रख रहे हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो वो ठीक है। बट लेकिन आपने जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर स्पेंडिंग की हैबिट की वजह से आपने कोई चीज़ ला के रख दी और उस पर धूल पड़ रही है, कोई कपड़ा है आपने 3 साल में एक बार भी नहीं पहना है, तो ये जो हैबिट्स हैं ये वीनस को ख़राब करते हैं। तो मेक श्योर आप उतना ही स्पेंड करें जितना आप भोग सकते हैं। जो चीज़ आप भोग ही नहीं पा रहे हो और आप उस पर खर्चा कर रहे हो, तो वो आपका वीनस डेफिनेटली ख़राब ही करने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो फीमेल एनर्जी है हमारी नेचर में, फीमेल्स हो गए या एनिमल, जो फीमेल एनिमल्स हैं या कुछ भी फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको हर्ट नहीं करना है बाय योर वर्ड्स, बाय योर थॉट्स, किसी भी वे में अपने दिमाग में, अपनी ज़ुबान से कभी भी हर्ट नहीं करना है। एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपका वीनस इम्प्रूव करने में। दूसरा ये है कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द करेंसी ऑल्सो। करेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ वीनस जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है हमारी लाइफ में। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, उसको ग्रैटिट्यूड शो करिए। ये नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल आपने आजकल तो पेमेंट सब फ़ोन से होता है, बट ये है कि जैसे मान लो आपके पास कैश है, तो ये नहीं कि आपने कैश कहीं पर भी रख दिया, किसी भी शेल्फ पे ऐसे ही पड़ा, वो 10 दिन से ऐसे ही पड़ा है, कहीं शू रैक पे रख दिया, किसी ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे कोई जूठे बर्तन रखे जा रहे हैं, उसी जगह पे आपने वहाँ पैसे रख दिए। नहीं, आपको उसको वैसे ही रिस्पेक्ट करना है कि आपको लगे कि हाँ, ये लक्ष्मी माता अगर डिविनिटी है तो ये उन्हीं का फॉर्म है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट एज अ डिविनिटी। उसको आप ऐसे नहीं कि आपने कहीं पर भी रख दिया कि ये तो सिर्फ ऐसे ही कागज़ के टुकड़े हैं। नहीं, आपको स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द करेंसी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका वीनस इम्प्रूव करने में। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर वीनस। नाउ वी मूव ऑन टू सैटर्न। तो सैटर्न, एज यू नो, सैटर्न कर्म के कारक हैं और सैटर्न हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है, हमारा हार्डवर्क रिस्पॉन्सिबल है सैटर्न की वजह से। तो यूजुअली आप देखोगे कि जिन लोगों के चार्ट में सैटर्न का प्रॉब्लम दिखता है, उन लोगों की लाइफ में क्या पैटर्न होगा कि कई बार ऐसे लोगों को डेट बहुत जल्दी चढ़ जाता है, मतलब कर्जे में फंस जाते हैं। कई बार कर्जे की रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखते हैं ऐसे लोगों के लाइफ में। और दूसरा ये है कि ऐसे लोग यूजुअली बहुत लेज़ी मिलेंगे आपको। मतलब ऐसे लोग, ये वही लोग होते हैं जो कि आप किसी को बोलो कि आपको एक दिन, पूरे दिन आपको बेड पे ही रहना, आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन दे दो, आप बेड पे रहो, ऐसे लोग रह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सैटर्न आपका इफेक्टेड है नेगेटिव वे में, इस चीज़ को शो करता है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग यूजुअली सोसाइटी में कुछ लोगों को बायस्ड वे में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। क्योंकि जिस इंसान का सैटर्न स्ट्रांग होता है वो कभी भी किसी को किसी के काम की वजह से, किसी को किसी की फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से जज नहीं करता है, जिसका भी सैटर्न स्ट्रांग होता है। तो जिसका सैटर्न वीक होगा वो जज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या काम करते हैं, उस बेसिस पे ऐसे लोग जो हैं जज करते हैं लोगों को। आप देखेंगे कई बार सोसाइटी में आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो कि किसी स्वीपर से या किसी सर्वेंट से या किसी रेस्टोरेंट में किसी
सर्व करने वाले इंसान से, मतलब बिना किसी बात के वो उनको ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो डांट रहे हैं, या मतलब दे डोंट स्पीक पोलाइटली टू देम, मतलब वो ऐसे उनके साथ बात करते हैं कि जैसे उनको डांट ही रहे हो नॉर्मल वे में ही। तो ये वही लोग होते हैं जिनके चार्ट में सैटर्न इफेक्टेड होता है। ऐसे लोग सर्वेंट से बिना किसी बात के लड़ झगड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत ह्यूमिलिएट कर देते हैं, अपने से नीचे जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बहुत ह्यूमिलिएट कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके चार्ट में सैटर्न जो है बहुत इफेक्टेड होता है। तो आप सैटर्न के लिए क्या कर सकते हो? सैटर्न के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो सोसाइटी में जो ये स्टेटस है फाइनेंशियल या काम के बेसिस पे आप इसको, क्योंकि जो सैटर्न है वो एग्जॉल्टेड होता है लिब्रा में। तो अगर आप देखो कि लिब्रा जो है वो जो साइन सिंबलाइज करता है वो बैलेंस सिंबलाइज करता है। तो आपको जब सैटर्न प्लैनेट किसी को फाइनेंशियल उससे बायस्ड वे में नहीं देखता है तो आपको भी नहीं देखना है। आपको प्लैनेट का जो हमें वो प्लैनेट सिखाना चाह रहा है हमें उसको देखना है। जब सैटर्न बैलेंस सिखा रहा है तो हमें भी बैलेंस करना है, हमें किसी को फाइनेंशियल वे में बायस नहीं करना है। बी हम्बल टू द पीपल जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से नीचे हैं, स्पेशली आपको उनके साथ हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी वे में तो वो ऑलरेडी सफ़र कर ही रहे हैं क्योंकि वो नीचे लेवल पे है। तो मेक श्योर कि आप उनके साथ हम्बल हैं। अगर आप उनको कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, मेक श्योर आप उनको हर्ट भी ना करें। दूसरा ये है कि डू अ लॉट ऑफ फिज़िकल वर्क। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये काम में फ़िज़िकल वर्क हो सकता है, इंस्टेड ऑफ किसी लग्जरी का यूटिलाइज करके फिज़िकली एक्टिव होकर भी मैं ये काम कर सकता हूँ, तो प्रेफर द फिज़िकल वन, क्योंकि सैटर्न को फिज़िकल हार्डवर्क बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं कोई सामान लेने के लिए जाना है किसी शॉप पे, आपको लग रहा है कि मैं ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ या मैं गाड़ी से जाके ले आता हूँ। तो अगर आपको पता है कि वो जो शॉप है वो सिर्फ 10 मिनट के वॉक पे है, तो मेक श्योर यू वॉक एंड गो एंड परचेज़, क्योंकि जितना ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होगे उतना आपका सैटर्न आपको बेनिफिट रिजल्ट देगा। जितना आप सिचुएशंस को टालते चले जाओगे या जितना आप अपनी लेजीनेस दिखाओगे, आप चीज़ों को दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर दोगे, तो उतना आपको सैटर्न तंग करेगा। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि हाँ ये मुझे करना है या मुझे मेहनत दिखानी है, तो आपका सैटर्न डेफिनेटली अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है सैटर्न के लिए कि मेक श्योर कि आप जो है अपने से नीचे जितने भी लोग हैं उनको किसी न किसी वे में जो है रिस्पेक्टेड फील करवाना है आपको। किसी भी मेक श्योर आपके लिए कोई आपसे नीचे लेवल का इंसान है फाइनेंशियली, आपको कोई सर्व कर रहा है कुछ भी चीज़, कोई भी फैसिलिटी आपको कोई सर्व कर रहा है, मेक श्योर आप उसको ग्रैटिट्यूड दिखाएं। कोई सर्वेंट है, कोई खाना लेकर आ रहा है या होटल में कोई आपको खाना सर्व कर रहा है, तो मेक श्योर यू शो सम हम्बलनेस टुवर्ड्स देम, सम पोलाइटनेस, कुछ उनको थैंक यू, कुछ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब वो लोग खुश होते हैं तो सैटर्न खुश होता है। बेसिकली दिस इज़ अ सिंपल फंडा। तो आप उनके लिए भी, क्योंकि जब आपके लिए कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी वाला पर्सन काम करता है तो आप उनको हर वे में थैंक यू शो करते हैं, आप हर तरीके से उनके लिए थैंकफुल होते हैं। तो मेक श्योर कि जो लोग नीचे हैं आप उनके लिए भी वो हैबिट रखिए कि अगर आपको आपके लिए कोई कचरे उठाने वाला है या कोई आपका गार्डनर है, कोई माली है आपके घर पे, कोई कुक है, कोई मेड है आपके घर पे, मेक श्योर आप उनके लिए भी वही हम्बलनेस या वही ग्रैटिट्यूड शो करें। तो उससे डेफिनेटली आपका जो सैटर्न है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है कि सैटर्न में आपको सैटर्न के लिए जब भी वर्कआउट करना है, मेक श्योर आप अपना जो भी गोल्स हैं आपके उनके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर कीजिए। अपने जो काम हैं उनको पहले ही प्लान करिए, इंस्टेड ऑफ सीधा एग्जीक्यूट करने से थोड़ा अपने माइंड में प्लानिंग करिए, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर सैटर्न। दूसरा ये है कि आपको किसी को भी ह्यूमिलिएट नहीं करना है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। स्पेशली लोअर वालों के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, किसी को भी ह्यूमिलिएट नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है कि आपने अगर कुछ भी किया वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको उस चीज़ को पे बैक करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अपनी तरफ से
लाइफ में किसी को भी फर्स्ट गो में अपनी तरफ से पहल करके कुछ भी आपको किसी को बुरा नहीं करना है। ये बात आप कान बांध लो, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है कि वो आपके लाइफ में जितने भी आप कर्म कर रहे हो उसको बैलेंस करना ही है। तो मेक श्योर यू डू नॉट क्रिएट अ हैवोक फ्रॉम योर साइड एटलीस्ट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मार्स पे। मार्स अगर आप देखो एस्ट्रोलॉजी में मार्स इज़ अ सोल्जर प्लैनेट। उसको सोल्जर या आर्म्ड फोर्सेस या ऐसे एक्टिव पर्सनालिटीज़ का रोल दिया गया है। तो नाउ इफ़ वी सी कि जिन लोगों के चार्ट में मार्स वीक होता है, यू विल सी ऐसे लोग ना थोड़ा सा उनमें करेज की डेफिशिएंसी आपको बहुत दिखेगी। मतलब ऐसे लोग जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे करेज दिखाना ना, ऐसे लोग पीछे हो जाते हैं। तो और दूसरा ये है कि ये लोग फिज़िकली बहुत वीक हो जाते हैं। मतलब आपको इनकी बातों से ही कई बार ऐसे फील होता है कि इंसान डरपोक है बहुत ज़्यादा। ये सिचुएशन किसी सिचुएशन को भी फेस नहीं कर पा रहा है। किसी जगह जहाँ पे किसी से बात करनी है उससे बात नहीं हो पा रही है। किसी सिचुएशन में उसको खड़े होना है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे वो बैक ऑफ कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, किसी और को आगे कर रहा है। तो ये चीज़ें जब किसी इंसान के साथ आती है तो आप डेफिनेटली एज्यूम कर सकते हो कि उसके चार्ट में मार्स का प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि जिन इंसान का मार्स स्ट्रॉन्ग होता है वो 10 लोगों की भीड़ में सबसे आगे जाके अपनी सिचुएशन को, अपने डाउट को, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इंसान के लाइफ में आप नोटिस करोगे कि ऐसा इंसान यूजुअली अपने गुस्से की वजह से एक अच्छी खासी सिचुएशन को ख़राब कर लेता है। तो जिस किसी इंसान के लाइफ में ये पैटर्न कंसिस्टेंट है कि उसके गुस्से की वजह से बहुत सारी उसके डिसीजंस, बहुत सारी उसकी सिचुएशंस बिल्कुल ख़राब हो जा रहे हैं, बने बनाए काम उसके गुस्से की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसका मार्स डेफिनेटली उसके चार्ट में ख़राब है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग गुस्से की, मतलब अगर उनमें गुस्सा है तो ऑब्वियसली वो हाइपर एग्रेसिव हैं। ऐसे लोग हाइपर एग्रेसिव भी होते हैं जिनका मार्स ख़राब होता है। और ऐसे लोगों को यूजुअली ब्रूजेस, कट्स, छोटी मोटी इंजरीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं। जिनको भी ये ऐसी प्रॉब्लम है उनके चार्ट में मार्स कहीं ना कहीं इफेक्टेड ही होगा। क्योंकि ये छोटी छोटी इंजरीज़, छोटे छोटे कट्स, छोटे छोटे ब्रूजेस जो भी बॉडी पे मार्क्स, ब्रूजेस हो जाते हैं, ये सब मार्स के डोमेन में आता है। तो ये प्रॉब्लम्स जिसको भी हैं आप कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे इंसान के चार्ट में मार्स कहीं ना कहीं इफेक्टेड है ही। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे एक इजी रेमेडी जो मार्स के लिए, क्योंकि मार्स को हम सोल्जर कंसिडर करते हैं, मार्स को हम आर्म्ड फोर्सेस कंसिडर करते हैं। तो ऐसे लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के चार्ट में मार्स ख़राब होता है ना, कई बार ये इन लोगों में विल पावर की बहुत कमी हो जाती है, इन लोगों में करेज की बहुत कमी हो जाती है। मतलब अगर 10 लोगों में इन लोगों को कोई बोले कि आपको ये चीज़ प्रेजेंट करनी है या आपको ये क्वेश्चन पूछना है एज अ डाउट, तो ये लोग अभी आगे नहीं आ पाते क्योंकि इनके अंदर एक हेजिटेशन, मतलब विल पावर जो है वो उसकी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो जाती है। ये लोग उस चीज़ को आगे होके नई सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंसान के लाइफ में आप नोटिस करोगे कि ऐसा इंसान यूजुअली अपने गुस्से की वजह से एक अच्छी खासी सिचुएशन को ख़राब कर लेता है। तो जिस किसी इंसान के लाइफ में ये पैटर्न कंसिस्टेंट है कि उसके गुस्से की वजह से बहुत सारी उसके डिसीजंस, बहुत सारी उसकी सिचुएशंस बिल्कुल ख़राब हो जा रहे हैं, बने बनाए काम उसके गुस्से की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसका मार्स डेफिनेटली उसके चार्ट में ख़राब है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग गुस्से की, मतलब अगर उनमें गुस्सा है तो ऑब्वियसली वो हाइपर एग्रेसिव हैं। ऐसे लोग हाइपर एग्रेसिव भी होते हैं जिनका मार्स ख़राब होता है। मतलब उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं रहता बेसिकली। सो नाउ वी कम ऑन टू राहु एंड केतु। तो किसी बर्थ चार्ट में जब राहु केतु की प्रॉब्लम होती है तो आप देखोगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, तो अगर किसी का राहु खराब है तो कहीं ना कहीं उसका केतु का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाता है। और अगर किसी का केतु गड़बड़ है तो यूजुअली उसका राहु भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस केस में क्या है कि राहु और केतु की प्रॉब्लम्स जब भी किसी इंसान की लाइफ में होती है तो आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे इंसान की लाइफ में ना सडनली प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कोई बीमारी भी आई है तो ऐसे एकदम एक्यूट कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, कोई लॉस भी हो रहा है तो एकदम सडनली कुछ हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ प्रोग्रेसिवली आ रही है, कोई कुछ चीज़ ऐसी सडनली
अप एंड डाउन, कोई फ्लक्चुएशन, कोई हेल्थ, कोई फैमिली प्रॉब्लम, ऐसे सडनली ब्रेक हो गया, कोई सडनली कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया, कोई एक्यूट हेल्थ इशू आ गया, तो ये सारी चीज़ें यूजुअली आप देखते हो कि राहु और केतु की वजह से होती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका कि आपको कोई इनिशिएशन, मतलब कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं दिखता, आपको ऐसा लगता है कि मतलब उस प्रॉब्लम से निकल जाने के बाद ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम का कोई स्टार्ट एंड कोई कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, मतलब अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स की जिसका कोई बेस नहीं है, ऐसी चीज़ें जिसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आए, दिखाई ना दे, ऐसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो यूजुअली राहु और केतु की वजह से होती हैं। तो यूजुअली राहु के केस में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करने लग जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं होता है उसका माइंड, क्योंकि राहु जो है सिर्फ हेड पार्ट है डीमन का, तो वो सिर्फ सोच पाता है, क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो सिर्फ सोचता है सोचता है सोचता है, इतना ज़्यादा सोचता है, प्रोकास्टिनेट करता है कि वो सिर्फ सोचने में ही रह जाता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा उनकी प्रोकास्टिनेशन हो जाती है, उन लोगों का राहु यूजुअली ख़राब होता है। और ऐसे लोग जिनके चार्ट में राहु की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप देखते हो कि अनटाइडी रहते हैं, क्लीनिनेस नहीं होती है उनकी लाइफ में, बहुत ही अनटाइडी, आपको देखने का मन नहीं करेगा उनके नेल्स, उनके बाल, उनका पहनावा, या मतलब उनका उनमें एक अलग ही बात होती है कि आप उनको देखोगे तो आपको उनको देखने का मन नहीं करेगा। राहु ऐसी अनटाइडी ऐसे अनटाइडी दिखते हैं वो लोग जिनका राहु बहुत ज़्यादा मेलेफिक या डिस्टर्ब्ड होता है बर्थ चार्ट में। और दूसरा, जो लोगों के चार्ट में राहु आप फील कर सकते हो, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, ऐसे लोग जेलसी बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपैरिजन आ जाता है ऐसे लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा, हर चीज़ कंपेयर करते हैं, हर किसी से कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, और ईगो, जेलसी, ये सब फैक्टर्स जो भी हमारे ब्रेन में, जो भी हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब, क्योंकि सिर्फ माइंड है उसके पास, और अनकंट्रोलेबल सोच सकता है वो, माइंड की जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उन सबको वो नेगेटिवली यूज़ कर सकता है, जितनी भी फीलिंग्स हम सोच सकते हैं उन सब की नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाती है जब भी राहु ख़राब होता है। तो इस केस में आप क्या रेमेडी कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन को छोड़ना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी काम करने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी एक प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग बनाइए, ना कि सिर्फ माइंड में आप प्लानिंग्स करिए जो चीज़ें ऐसे हैं कि आप 24 घंटे सोच रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो बेटर है कि आप फिजिबल प्लान जो है आपके माइंड में, जो एक फिजिकल प्लान है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप उसको लिखिए और फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। और दूसरा ये है कि जब किसी इंसान का राहु खराब होता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो घर के वॉशरूम्स हैं वो कभी भी गंदे ना रहें। मेक श्योर ऑल द वॉशरूम्स इन योर हाउस आर प्रॉपरली क्लीन एट एडिक्वेट टाइम। बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, उनके वॉशरूम में बिल्कुल स्मेल नहीं होनी चाहिए, वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए स्पेसिफिकली। और दूसरा ये है कि आपके घर में जितनी भी हिडन प्लेसेस हैं, वॉशरूम के अलावा जितनी भी हिडन प्लेसेस हैं, जैसे आप मान लो किसी दरवाजे के पीछे, किसी कर्टन के पीछे, किसी हैवी फर्नीचर के पीछे, वो स्पेसेस जो कि आपको वन गो में नहीं दिखते हैं, आपको किसी चीज़ को हटाना पड़ेगा, किसी चीज़ की शैडो के पीछे वो चीज़ है, वो एरिया है, वो एरिया जैसे दरवाजे के पीछे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसके आगे दरवाज़ा है, कोई हैवी फर्नीचर है उसके पीछे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो फर्नीचर है, कर्टन के पीछे आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही हैं बट वो एग्जिस्ट करती है, उनके पीछे एक एरिया है, उस एरिया को आपको स्पेसिफिकली अपने घर पे क्लीन रखना है। जैसे दरवाजे के पीछे, कर्टन के पीछे, हैवी फर्नीचर, बेड्स के नीचे, जो इतने भी ऐसे एरियाज़ हैं आपको उन एरिया में गंदगी इकट्ठे नहीं होने देना है, क्योंकि राहु जो है वो शैडो का कारक है। तो जहाँ पर भी शैडोज़ होती हैं वो एरियाज़ आपके घर पे क्लीन होने चाहिए। बेसिकली आपके घर पे ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लीन, प्रॉपर क्लीनिंग स्पेस होना चाहिए, क्लीन स्पेस होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके घर पे कोशिश कीजिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं
वो ख़राब ना हो, यूज़लेस चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज उसको निकाल दीजिए। और दूसरा ये है कि जो ठीक भी हैं उन अप्लाइंसेस की जो वायर्स हैं, कोशिश कीजिए कि जो आपके घर पे जितनी भी वायर्स हैं, हो सकता है जैसे चार्जर्स, आपका एक पिन पॉइंट है वहाँ पे 3 चार्जर्स रखें। कोशिश कीजिए आपके घर पे जितनी भी वायर्स हैं, कभी भी वायर्स आपस में उलझे नहीं। आपकी हेडफोन्स की वायर है या चार्जर की वायर है, मेक श्योर वो कभी भी आपस में इंटेंगल नहीं होनी चाहिए। ये एक सिम्टम है राहु खराब दिखने का कि आपकी वायर्स हमेशा इंटेंगल रहती हैं। तो मेक श्योर कि वो आप एक प्रॉपर तरीके से रखें, उसको एक मैनेज्ड वे में रखें। सो दिस वॉज फॉर राहु। एंड नाउ फॉर केतु। केतु जब प्रोमिनेंटली किसी के बर्थ चार्ट में ख़राब होता है तो आप ऐसा नोटिस करेंगे, एक पैटर्न उनकी लाइफ में होता है कि ऐसे लोग ना कोई काम जो करते हैं ना वो रिपीटेडली करते हैं। उनको जैसे माइंड में ना एक बार करने से सेटिस्फेक्शन नहीं आती, या वो सेटिस्फाइड नहीं होते किसी डिसीजन से या किसी काम से, तो वो क्या करते हैं, वो एक काम को ना रिपीटेडली करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप नोटिस करोगे कि अगर किसी बंदे का राहु या कोई राहु प्रोमिनेंटली किसी के बर्थ चार्ट में ख़राब है, तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे लोग फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी लॉक कर रहे हैं तो वो उसको 3 बार लॉक कर करके कंफर्म कर रहे हैं, उनको एश्योर ही नहीं हो रहा है कि गाड़ी लॉक हो गई, वो उसे रिपीटली 3 बार लॉक बटन प्रेस कर रहे हैं। अगर कोई इंसान कैश काउंट कर रहा है तो ऐसे लोग रिपीटेडली कैश काउंट करते रहेंगे 2 बार 4 बार 5 बार। तो ये, और कोई बात अगर वो बोलते हैं तो वो कई बार आप नोटिस करोगे कोई इंसान कोई बात बोलता है तो वो उसके बाद में कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको वो रिपीटेडली 3 बार रिपीट कर देता है। आप नोटिस करोगे। तो ये जो पैटर्न अगर आपको किसी की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाओ कि उसके बर्थ चार्ट में केतु कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, किसी न किसी पोजीशन में वो डैमेज हो रहा है। तो आप केतु के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो केतु प्रोमिनेंटली अगर किसी बर्थ चार्ट में डैमेज है, ऐसे लोगों को आदत होती है पास्ट में रहने की। वो पास्ट की प्रॉब्लम्स को ले लेके फ्यूचर की या स्पेसिफिकली पास्ट की टेंशन लेके वो अपना प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं। वो प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे, वो प्रेजेंट में सिर्फ पास्ट ही लेके रिपीट मोड पे उनकी पास्ट लाइफ चलती रहती है प्रेजेंट में। ये बहुत बड़ी हैबिट है उनकी। कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर वो पास्ट को लेके आएंगे, कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो पास्ट को लेकर आएंगे। ये प्रोमिनेंट चीज़ आपको दिखती है जिन लोगों का केतु डैमेज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको अपने केतु को इम्प्रूव करना है तो आप अकेले रहना सीखिए। अपनी खुशी की चाबी, अपनी हैप्पीनेस की किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि वो एक्चुअली किसी और के हाथ में नहीं है, वो आप ही के हाथ में है। अकेले रहना सीखिए। अपना अच्छा बुरा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, उसके बारे में जानने की मतलब बेसिकली आपको क्या है कि आप खुद को डिस्कवर कीजिए। और वो चीज़ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप कुछ रिलेशन से कट ऑफ नहीं करेंगे, कुछ टाइम अपने लिए नहीं निकालेंगे। जब तक आप वो नहीं निकालेंगे तो आपको केतु परेशान करेगा, क्योंकि केतु जो प्लैनेट है वो चाहता है कि आप खुद को डिस्कवर करें, क्योंकि अल्टीमेटली केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको मोक्ष दे सकता है। और मोक्ष आई थिंक कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर, आपके स्टेट ऑफ माइंड की ही एक स्टेज है। तो उसके लिए आई थिंक आपको कुछ टाइम सिर्फ अपने साथ आइसोलेशन में स्पेंड करना चाहिए। उससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। आप बहुत चीज़ें रियलाइज़ करेंगे खुद ही कि आप लाइफ में कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, आपकी इंट्यूटिव सेल्फ ही आपको हर चीज़ के लिए गाइड करती है। तो उस चीज़ के लिए आप अकेले रहना सीखिए, आइसोलेशन को रिस्पेक्ट कीजिए। और आपको लगे कि आपको पास्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, या आपको समझ आ रहे हैं कि ये सिम्टम जो आपके साथ हो रहे हैं केतु की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, आप नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से अपने आप को खुद को बनाइए कि आपको किसी लग्जरी, किसी रिलेशन के बिना या उनकी प्रेजेंस में आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कि वो हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होती हुई दिखेंगी। दूसरा ये है कि आप वॉक कीजिए जितना, क्योंकि केतु सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट है, उसके पास माइंड नहीं है, वो उसके पास कोई कुछ खाने के लिए या उसकी कोई ऐसी हैबिट, उसके पास खाने के लिए मुंह नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ आप देखो कि वो वॉक करते हैं। केतु जिनका प्रोमिनेंटली ख़राब होता है, ऐसे लोग अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप खुद से ही नेचर वॉक कीजिए,
इतना वॉक कीजिए। आपको जब भी आपको ऐसा आपका मन अशांत हो रहा है, आप वॉक कीजिए और फील करोगे कि वॉक करने से आपको केतु बहुत हेल्प कर रहा है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू।